Welcome to friends step for special. Today in this video we will discuss D.Ed paper 9 unit 1.1 टाइप्स ऑफ करिकुलम। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यह शिक्षा में सहायक है। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। बेस ऑफ, आइए इसमें आगे जानते हैं बेस्ड ऑन कोरिलेशन, सहसंबंध के आधार पर करिकुलम है उसके बारे में जानते हैं। आइए, सहसंबंध के आधार पर पाठ्यक्रम के 3 प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें हॉरिजॉन्टल। आइए इसमें जानते हैं क्या बताया गया है। इसे आंतरिक सहसंबंध भी कहते हैं। इस प्रकार के सहसंबंध के तहत विषय के तहत आने वाले यूनिट व टॉपिक्स के बीच सहसंबंध देखा जाता है कि वे आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब हम एजुकेशन लेते हैं या फिर कोई भी बुक्स हम रीड करते हैं उसके अंदर टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हम देखते हैं कि जो टीचर हैं वो कभी 5th लेसन करवाते हैं, कभी 7th और 8th एक साथ करवा देते हैं, कभी लास्ट में से स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर हैं वो वहाँ पर यूनिट का कोरिलेशन देखते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम है उनको अप्लाई किया जाता है। आगे जानते हैं इसमें क्या दिया गया है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में किसी विशिष्ट सब्जेक्ट का आपस में क्या लिंक है और वे किस तरह एक दूसरे के पूरक का कार्य करते हैं, इस बात को देखा जाता है। जैसे इंग्लिश के अलग अलग टेक्स्ट बुक के कंटेंट का आपस में क्या लिंक है, उसे हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन करिकुलम कहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स होती हैं, जो स्पेयर बुक होती हैं उनके साथ एक्सरसाइज बुक्स वगैरह दी जाती हैं, उनका आपस में क्या लिंक है ये यहाँ पर बताया गया। जैसे इंग्लिश का एग्जांपल देते हुए बताया कि जो उसकी अलग से टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनके कंटेंट का आपस में क्या रिलेशन है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार के रिलेशन को देखा जाता है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन करिकुलम कहा जाता है उसको। ये यहाँ पर इसका डायग्राम बनाकर दिखाया गया है कि सब्जेक्ट होता है फर्स्ट तो सब्जेक्ट ही होता है, फिर सेकंड सब्जेक्ट होता है तो उसका सेकंड सब्जेक्ट ही पूरा होता है। यहाँ पर एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंस है वो इस तरीके से दिखाए गए हैं। इसको हम डिफरेंस को हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में ग्राफ्स के बहुत ज़्यादा नंबर्स माने जाते हैं, इसलिए इसको भी हम नोट करेंगे। आइए आगे जानते हैं वर्टिकल कोरिलेशन करिकुलम। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसे एक्सटर्नल कोरिलेशन करिकुलम भी कहते हैं। इस प्रकार के कोरिलेशन में एक विषय का दूसरे विषय के साथ सहसंबंध देखा जाता है। जैसे भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ सहसंबंध होता है। यहाँ पर भी बताया गया है कि इस प्रकार के कोरिलेशन में दूसरे सब्जेक्ट के साथ देखा जाता है। जैसे कि पहले वाला था हॉरिजॉन्टल, उसमें था सब्जेक्ट के अंदर ही, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो उसकी को बुक्स हैं उनके साथ उसका रिलेशन देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है उसका अदर सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से लिंक संबंध होता है, यहाँ पर ये बताया गया है। ये इसका डायग्राम दिया गया है, इसको भी हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट का अलग सब्जेक्ट्स के साथ किस प्रकार से है। यहाँ पर वो था सिर्फ अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर है एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जैसे अर्थशास्त्र का भूगोल के साथ दिया गया है, हिस्ट्री का मैथ के साथ, और इन सब की चीज़ों के साथ कोरिलेशन होता है, यहाँ पर ये बताया गया है। जैसे इसके तहत हम यह बता सकते हैं कि शहर क्षेत्र के आसपास औद्योगिकरण अधिक होता है। इस वजह से ऐसी जगहों पर लोगों को रोज़गार मिलना आवश्यक होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। यहाँ पर एग्जांपल देते हुए बताया कि जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि औद्योगिक धंधे होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वह शहर के आसपास होता है अधिकतर, और वहाँ पर लोगों को जॉब्स मिलने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जॉब की वजह से उन लोगों की आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं स्पाइरल कोरिलेशन करिकुलम। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार के करिकुलम को जेलर ने विकसित किया था। इस प्रकार के करिकुलम में किसी एक प्रकार के विषय को सेंटर पॉइंट माना जाता है और बाकी सब्जेक्ट को पूरक माना जाता है। यहाँ पर बताया गया कि
इस प्रकार का जो करिकुलम है उसको जेलर ने डेवलप किया था, विकसित किया था, और सभी सब्जेक्ट को न मानते हुए एक सब्जेक्ट को सेंटर पॉइंट मानकर उसके चारों तरफ जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको घुमाया जाता है और उसके द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में और आगे जानते हैं। भारत में महात्मा गांधी ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम का सपोर्ट किया था। उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों में स्वावलंबन लाने के लिए प्राथमिक स्तर से ही उनके करिकुलम में आर्ट क्राफ्ट को केंद्र मानकर अन्य विषयों को पढ़ाया जाए, लेकिन इस प्रकार के पाठ्यक्रम सफल नहीं हुए क्योंकि उच्च शिक्षा में ऐसा कर पाना संभव नहीं होता। अब यहाँ पर बताया गया है कि भारत में भी जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने इस प्रकार के पाठ्यक्रम को सपोर्ट किया था। वो चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बालक हैं वो स्वावलंबी बने और पाठ्यक्रम के थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट को वो सीखे और अपने दैनिक जीवन में उनका अप्लाई कर सके। लेकिन यह भी पाठ्यक्रम है जो सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसके अंदर जो वीकनेस बताई गई थी वह उच्च शिक्षा के में इसका लागू कर पाना असंभव था। यहाँ पर बताया गया है। यह इसका डायग्राम दिया गया है कि किस प्रकार से सोशल साइंस का, मैथ का, हिस्ट्री का एक दूसरे के साथ रिलेशन चलता है। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बना के इसका दिखाया गया है कि फर्स्ट सब्जेक्ट है उसका सेकंड सब्जेक्ट के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, फिफ्थ का सिक्स्थ के साथ किस प्रकार से सहसंबंध होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए आगे जानते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। यह इसका 3 टाइप दिया गया है, इसको समझ सकते हैं हम। आवश्यकता के आधार पर करिकुलम का डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है, आइए इसको जानते हैं। जब वर्तमान शिक्षा परिस्थिति देश व समाज की आवश्यकता के आधार पर ये तय किया जाए कि किस विषय का अध्ययन करना ज़्यादा आवश्यक है, इस बात को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो उसे आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं। इसके तहत 2 तरह के करिकुलम होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर को करिकुलम। आइए इसके बारे में जानते हैं। इससे तात्पर्य विषय के उस समूह से है जो कि भविष्य में आवश्यक होंगे और जिन्हें उस स्ट्रीम का मूल माना जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड दिया गया है एक्सटेंडेड करिकुलम। आइए इसके बारे में जानते हैं। इससे तात्पर्य ऐसे करिकुलम से होता है जो कि छात्रों के नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ उनमें एजुकेशन है। इसे हम अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो एक्सटेंडेड करिकुलम होता है यह बच्चों के अंदर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को विस्तृत करता है और बच्चों की एजुकेशन में नॉलेज को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। आगे इसका दिया गया है, आइए जानते हैं। जैसे हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो वर्तमान समय में समावेशित शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक हैं। ऐसी परिस्थिति में दूसरे तरह के डिसेबिलिटी को डील करने के लिए एक्सटेंडेड करिकुलम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बताया गया कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें समावेशित शिक्षा के बारे में बात की कही गई है कि सभी बच्चों को इक्वल और सबको समान शिक्षा मिले। लेकिन जब हम किसी एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के लिए बात करते हैं और उसके साथ अलग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सटेंडेड करिकुलम है उसका प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक ही करिकुलम का जो निर्माण है वह संभव नहीं है। इसके लिए बच्चों के लिए आवश्यकता के अनुसार करिकुलम में स्थान होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें आगे दिया गया है क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एक्सटेंडेड करिकुलम को ही फॉलो करता है। यहाँ पर बताया गया कि क्रॉस डिसेबिलिटी मतलब ये होता है कि एक डिसेबिलिटी से दूसरी डिसेबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सटेंडेड करिकुलम है उसको ही फॉलोअप में यूज़ में लिया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस आधार पर पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं। आइए इसके अंदर जानते हैं। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर ओवर्ट। इसके लिए इसे लिखित या दृश्य पाठ्यक्रम भी कहते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम NCERT, SCERT तथा NCF
वह विभिन्न शिक्षण आयोगों की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया जाता है। लिखित होने की वजह से इसमें परिवर्तन व गलतियों के चांसेस कम रहते हैं। छात्रों से क्या लर्निंग आउटकम प्राप्त करना है, इस बात का इसमें सीधा उल्लेख रहता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ओवर्ट करिकुलम है इसमें यह लिखित रूप में तैयार होता है और इसके अंदर जो भी गलतियाँ होती हैं उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, और यह स्टेट और NCERT और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके द्वारा तैयार किया हुआ होता है, जो कि बच्चों के लिए शिक्षा के किस प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना है वह साफ साफ दर्शाया जाता है। अब इसमें सेकंड दिया गया है कोवर्ट, इसे हिडन करिकुलम भी कहते हैं। इस प्रकार के करिकुलम का लिखित विवरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चों के अलोन डेवलपमेंट के लिए इसे फॉलो किया जाता है, जैसे मॉर्निंग असेंबली। ये इस प्रकार का जो करिकुलम होता है उसे कोवर्ट करिकुलम कहते हैं। जैसे मॉर्निंग की एक्टिविटी होती हैं जो बच्चों के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, इनका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन ये फिर भी हर एक स्कूल में दैनिक रूप से करवाई जाती हैं ताकि बच्चों के अंदर अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। जो मॉर्निंग असेंबली होती है जिसके अंदर हम राष्ट्रभक्ति के लिए भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अनेक प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जाती हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसके अंदर योगा क्लासेस वगैरह, असेंबली, प्रेयर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवाया जाता है ताकि बच्चों का एक मन शांत रहे, उनका शारीरिक व मानसिक रूप से अच्छा विकास हो सके। ये कोवर्ट करिकुलम है, हिडन करिकुलम का एक एग्जाम्पल है।